हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। हम दोस्तों कर रहे हैं गोदान की प्रश्नोत्तरी। पार्ट 1 हमने कर लिया है, जिसके अंतर्गत 50 बेहतरीन प्रश्नोत्तर हम देख चुके हैं। पूरा का पूरा गोदान आपको चैनल पे पढ़ाया गया है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो वो आप ज़रूर पढ़ें। यदि पढ़ लिया है तो एक वीडियो में लगभग 1.5 पौने 2 घंटे की वीडियो है, जिसमें पूरे गोदांश का सार है वो संक्षिप्त रूप में समझाया गया है। पूरी तरह से कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ है वो छूट नहीं पाई है, उसको आप देखें। यदि आपने पहली प्रश्नों की जो वीडियो है 50 प्रश्नों तक की वो नहीं देखी है, आप उसको देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, कमेंट में लिंक मिल जाएगी। चैनल से जुड़ने के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है, लिंक है। तो चलिए आज की हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 51 है दोस्तों हमारा। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा डील, गठा हुआ शरीर, आंखें कौड़ी की तरह निकल आई थीं और आंखों गर्दन की नसें तन गई थीं। पंक्ति के माध्यम से लेखक ने किस पात्र का चरित्र चित्रण किया है? तंखा का, झिंगुरी सिंह का, गिरधर का, हीरा का। कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप एक बार ज़रूर कमेंट करके दोस्तों बताइएगा। प्रश्नों का क्या स्तर है, अपनी राय ज़रूर दें। तो देखिए किसके बारे में प्रेमचंद जी यहाँ पर कह रहे हैं, गांव में वो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। तो ये हीरा के विषय में कहा जा रहा है कि हीरा है वो क्या है, गांव में अपने क्रोध के लिए भयंकर रूप से प्रसिद्ध था और भयंकर रूप से पुनिया को मारता था। छोटा उसका डील था, तो ये उसका चरित्र चित्रण है हीरा का। अगला प्रश्न है, औरत जात इसी तरह बकती है। आज तो तुमसे लड़ गई, कल को दूसरों से लड़ जाएगी। तुम भले मानस हो, हंसकर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त ना करेगा। कथन किसने किससे कहा? होरी ने दमड़ी वसोर से, हीरा ने दमड़ी वसोर से, शोभा ने दमड़ी वसोर से, हीरा ने होरी से। बताइए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका कि औरत जात इसी तरह बकती है, आज तुमसे लड़ गई। तो ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है दोस्तों होरी कह रहा है। और किससे कह रहा है? दमड़ी बसोड़ से कह रहा है। आगे चलते हैं। इस नाटक का दूसरा अंक खेलना ना चाहती थी। कौन? धनिया, सिलिया, हीराबेन वेश्या, पुनिया। तो इस नाटक का दूसरा अंक खेलना ना चाहती थी दोस्तों। ये नाटक था जब दमड़ी वसोड़ बांस काटने के लिए आता है, पुनिया उसको रोक देती है और उनमें हाथापाई हो जाती है। हल्ला गुल्ला सुन कर के कोई कह देता है, हीरा आ जाता है और हीरा उसमें क्या लगाता है? पिटाई लगाता है। और वो उसको भला बुरा कहती है। वो घर के लिए जा रही है तो वो कहता है कि खेत पे चल, नहीं तो तुझे क्या है, कच्चा चबा जाऊंगा। तो पुनिया समझ जाती है कि अब ज़्यादा दिक्कत करी तो क्या है, दोबारा से नाटक है वो शुरू हो सकता है। तो पुनिया के बारे में दोस्तों ये कहा गया है कि वो इस नाटक का यानी पिटाई का दूसरा अंक ना खेलना चाहती थी। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। कथन किसका है? मेहता का, राय साहब का, मालती का, लेखक का। तो वैवाहिक ये बहुत ही दोस्तों शानदार कथन है और किसका है? लेखक का है। जब धनिया और होरी की बातचीत आती है कि भाई पिटाई के बाद में उनकी बातचीत आती है, तब उनके वैवाहिक जीवन के संदर्भ में ये बातें कहते हैं कि आदमी का शुरू शुरू में विवाह होता है तो क्या है, उसकी जो लालसा है वो गुलाबी मादकता के समान बहुत अच्छी अच्छी तरह से प्यार प्रेम से उनका रिश्ता चलता है। लेकिन एक समय बाद 5 साल 6 साल 10 साल बाद में क्या है, जो यथार्थ है वो अपने नग्न स्वरूप में आ जाता है। एक दूसरे में दोनों में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होते हैं, भली बुरी होते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, सूर्यास्त का समय आ जाता है। तो इस प्रकार से दिन सुबह चढ़ता है, सुबह आता है, सूर्योदय होता है, बिल्कुल आराम से अरुण सूर्य होता है, मधुर होता है, इसकी ताप को सहा जा सकता है, अच्छा लगता है देखने में। लेकिन दोपहर का जो प्रचंड सूर्य होता है
वो अपने ताप से हमें क्या करता है, कष्ट देता है। और फिर जो सूर्य है ढल जाता है तो वो भी क्या है, उसमें भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये लेखक का कथन है दोस्तों। कुछ बातों में इतनी चतुर की ग्रेजुएट युवतियों को पढ़ाए और कुछ बातों में इतनी अल्हड़ की शिशुओं से भी पीछे। लंबा रूखा किंतु प्रसन्न मुख, डो थोड़ी नीचे को खिंची हुई, आंखों में एक प्रकार की तृप्ति, ना केशों में तेल, ना आंखों में काजल, ना देह पर कोई आभूषण, जैसे गृहस्थ के भार ने यौवन को दबाकर बौना कर दिया हो। पंक्तियों में लेखक ने किसका चरित्र चित्रण किया है? रूपा का, सोना का, सिलिया का, झुनिया का? बताइए। यदि आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करके भी उत्तर दे सकते हैं। और ज़रूर बताइए कमेंट करके कितने आपके सही हुए, किस प्रकार आपने उपन्यास पढ़ा है। तो देखिए, ये जो चरित्र चित्रण है दोस्तों, ये प्रेमचंद जी कह रहे हैं किसके बारे में? सोना के बारे में। कि सोना है वो कुछ बातों में तो इतनी चतुर थी कि बड़ी बड़ी युवतियों को भी क्या सकती है, बता सकती है, उनको पढ़ा सकती है, हरा सकती है। और कुछ बातों में ऐसी कि बिल्कुल क्या है, शिशुओं से भी अबोध थी। तो सोना के बारे में, जो कि किसकी बेटी थी? होरी की बेटी थी। होरी ने बंटवारे के समय दुलारी से कितने रुपए लेकर भाइयों को दिए थे? 30 रुपये, 50 रुपये, 80 रुपये और साहब तुम्हारे 40 रुपये। बताइए। तो एक जगह आया है कि भाई होरी ने बंटवारे के समय क्या है, रुपए लेकर के वो सोच रहा है कि भाई बंटवारे के समय लेकर के मैंने दुलारी से कितने रुपए, 40 रुपये लेकर के दिए थे। और जिनका बढ़ कर के लगभग क्या हो गया है, सूद समेत, एक आने का सूद लेती है 1 रुपये एक आना पे, तो उनका लगभग 100 रुपये हो गया है। आगे चलते हैं। खालिस्तान अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी संपदा अपने साथ कोई नई बाधा ना लाए, यह शंका उसके निराश हृदय में कंपन डाल रही थी। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कि कौन है जो अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी? धनिया, झुनिया, सोना, मालती? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों धनिया। जब गाय आती है, दाता दीन उसकी प्रशंसा करते हैं, तो वो चाहती है कि भाई ज़्यादा प्रशंसा ऐसा ना हो, कहीं भगवान क्या दे दे, दंड दे दे, कहीं कोई अपशकुन हो जाए, गाय को नज़र वगैरह लग जाए। तो वो क्या है, दूसरी तरफ अच्छाई हो रही थी तो वो बुराई का पलड़ा भी क्या है, बराबर रखना चाहती थी। तो जो अपना हार्दिक उल्लास हो रहा था, उसे खुशी हो रही थी, उसको धनिया ने क्या कर लिया, दबा लिया कि कहीं ज़्यादा खुश हो जाए, ऐसा नहीं हो कोई बुरी आफत आ जाए। तो ये धनिया आ जाएगा इसमें। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। अगला है, गऊ उसके लिए केवल श्रद्धा और भक्ति की वस्तु नहीं, सजीव खाली स्थान भी थी। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संपत्ति, जानवर, संपदा, प्राणी? क्या शब्द आएगा? तो गऊ उसके लिए केवल श्रद्धा और भक्ति की वस्तु नहीं बल्कि सजीव संपत्ति भी थी। सजीव क्या थी? संपत्ति भी थी। संपत्ति शब्द आया है, संपदा शब्द नहीं आया है। आगे चलते हैं। महाराज ने गऊ को अपनी पुरानी अनुभवी आंखों से देखा। किसे महाराज कहा गया है? झिंगुरी सिंह, दाता दीन, मंगरू शाह, विशेषर शाह? तो जब होरी गाय लाता है तो कौन आते हैं, किसका जिक्र आता है? और किसी भी पंच का जिक्र नहीं आता है, केवल एक ही पंच है और वो है दाता दीन। तो दाता दीन जी का जिक्र आता है। वो गाय को अपने क्या है, हालांकि और भी आए होंगे लेकिन उनका कोई भी जिक्र नहीं है। जुलूस होता है, बच्चों का आता है, सभी लोग आते हैं, ये वर्णन है, लेकिन केवल एक नाम आता है, दाता दीन। और दाता दीन क्या है, गऊ को अपनी पुरानी अनुभवी आंखों से देख करके बताते हैं कि कोई भाई 5-6 शेर है वो दूध आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे को छोड़ करके। द्वेष का मायाजाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है। छोटी मछलियां या तो उसमें फंसती ही नहीं या तुरंत निकल जाती हैं। उनके लिए घातक जल क्रीड़ा की वस्तु है, भय की नहीं। लेखक ने यह वक्तव्य किस पात्र के संबंध में दिया है? सोना के संबंध में, मंगल के संबंध में, रूपा के संबंध में, मुन्नू के संबंध में?
तो ये जो वक्तव्य है दोस्तों प्रेमचंद जी का है वो है किसके संबंध में, रूपा के संबंध में है, कि द्वेष का जो माया जाल है वो बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है, छोटी मछलियां तो उसमें फंसती नहीं, उनके लिए घातक जल क्रीड़ा की वस्तु है, भय की नहीं। क्योंकि जब गाय को बुलवाने के लिए वो किसको भेजता है, रूपा को। भाई बड़े लोगों में तो बोलचाल बंद थी, लेकिन रूपा है वो सभी घरों में आती जाती थी, इसलिए होरी है वो अपने भाइयों को गाय देखने के लिए बुलवाने के लिए रूपा को भेजता है। हीरा और धनिया की लड़ाई के संबंध में हीरा को मिली उपाधियों का असंगत विकल्प है। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपने सोचा भी नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान नहीं दिया होगा। तो जब हीरा और धनिया की लड़ाई होती है तब वो सारे पंच वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, और जब हीरा क्या है भला बुरा कहता है कि मैं तुझसे क्या है जूतों से बात करूंगा, तुझे अपने बेटे का घमंड हो गया है, तब क्या है सारे लोग जो पंच हैं वहाँ पर उसको धिक्कारते हैं और अपने धिक्कार स्वरूप उसको क्या कहते हैं, उपाधियों से विभूषित करते हैं। ठीक है, तो दातादीन ने हीरा को निर्लज्ज कहा, पटेश्वरी ने गुंडा बताया, झिंगुरी सिंह ने मक्कार की उपाधि दी, दुलारी सउआयन ने कपूत कहा। तो बताइए कौन सा विकल्प है इसमें से गलत है। तो देखिए दातादीन ने हीरा को बिल्कुल निर्लज्ज है वो कहा था, ये बात सही है। पटेश्वरी ने उसको गुंडा बताया, ये भी बात सही है। लेकिन झिंगुरी सिंह ने दोस्तों उसको किसकी उपाधि दी थी, शैतान की उपाधि दी थी। अब देखिए इस तरह लगा सकते हैं कि झिंगुरी सिंह खुद शैतान था, ब्याज देता था तो पट्टा लिखवाता, कागज़ लिखवाता था, पहले ही रुपए काट लेता था 1 साल के सूद के। दुलारी सउआइन ने उसको क्या कहा, कपूत कहा। तो तीसरा ऑप्शन है इसका विकल्प हो जाएगा। उस कुमार में भी पत्ता खड़कते ही किसी सोए हुए शिकारी की तरह यौवन जाग उठा। लेखक का यह कथन किस पात्र के संबंध में है, माता दीन, गोबर, बिंदेसरी, दिग्विजय सिंह। उस कुमार में भी पत्ता खड़कते ही किसी सोए हुए शिकारी की तरह यौवन जाग उठा। तो ये जो कथन है दोस्तों वो हो जाएगा किसके संबंध में, गोबर के संबंध में हो जाएगा। वह केवल जुगनू की चमक नहीं दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। वह एक गृहस्थ की बालिका थी जिसके गृहिणीत्व को रसिकों की लगावटबाजियों ने कुचल नहीं पाया था। लेखक का यह कथन किस नारी पात्र के बारे में है, सोना, झुनिया, सिलिया, सरोज। तो ये बहुत ही दोस्तों शानदार कथन है और आने के लिए कथन है, और शायद ही एक बार ये आ भी चुका है। तो वह केवल जुगनू की चमक नहीं दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। तो ये जो कथन है दोस्तों प्रेमचंद जी का झुनिया के बारे में है, कि झुनिया है दूध देने जाती थी, दही बेचने का भार उसी पर था, जिसमें कुछ पैसे वो बचा लिया करती थी, सभी लोगों से हंसबोल लिया करती थी, सभी लोग क्या है उसको फंसाना चाहते थे मीठी मीठी बातें करके। लेकिन वो केवल जुगनू की तरह नहीं कि कोई आए तो 2 4 मीठी बातें बोले फिर चला जाए, जुगनू थोड़े समय के लिए प्रकाश करता है, तो वो तो क्या है जीवन भर का वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहती थी, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। तो झुनिया के बारे में है। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निवाह करना, एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निवाह करते जाना, चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप भाई बंद घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े। कथन किसने किससे कहा, गोबर ने झुनिया से, झुनिया ने गोबर से, माता दीन ने सिलिया से, सिलिया ने माता दीन से। बताइए तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, झुनिया ने किससे कहा, गोबर से कहा। कब कहा, कि जब गाय को लेकर के गोबर आ रहा होता है तो दोनों में बातचीत होती है, और गोबर कहता है कि भाई किस प्रकार से पता चलेगा, वो कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो वो कहती किस प्रकार से पता चलेगा, कि मैं तुम्हारे लिए कहूँ तो अभी जान दे दूँ। तो वो कहता है कि जान देने का क्या है, जान देने का अर्थ है साथ रह करके निवाह करना। तो ये झुनिया कहती है किससे, गोबर से कहती है। मैं तो जिसकी हो जाऊंगी जन्म भर के लिए हो जाऊंगी, सुख में दुख में संपत में विपत में उसके साथ रहूंगी, हरजाई नहीं हूं कि सबसे हंसती बोलती फिरूं। कथन किसने किससे कहा, धनिया ने होरी से, झुनिया ने गोबर से, सिलिया ने मातादीन से, मालती ने मेहता से।
तो मैं तो जिसकी हो जाऊंगी, जन्म भर के लिए हो जाऊंगी, सुख में दुख में संपत में विपत में उसके साथ रहूंगी। ये जो दोस्तों कथन है किसका है? ये हो जाएगा, झुनिया कहती है किससे? गोबर से। गोबर से कहती है। ना जाने मर्दों की क्या आदत है कि जहाँ कोई जवान सुंदर औरत देखी और बस लगे घूरने छाती पीटने। और यह जो बड़े आदमी कहलाते हैं ये तो निरे लंपट होते हैं। कथन किससे, किसका किससे कथन है? जुनिया का गोबर से, गोबर का झुनिया से, सोना का झुनिया से, सोना का सिलिया से। हालांकि प्रसंग चल रहा है तो शायद आपको ये कथन थोड़े सरल लग रहे हों, लेकिन जब अलग से केवल पेपर में आएगा तो आपको थोड़ा सा क्या है, कठिन लगेगा। ना जाने मर्दों की क्या आदत है, तो ये क्या है दोस्तों, कौन कह रहा है? ये वही झुनिया कह रही है, गोबर से कह रही है कि भाई मर्दों की वो आदत नहीं है, जहाँ भी कोई अच्छी स्त्री देखते हैं उसको क्या है, घूरने लग जाते हैं। और ये जब बड़े बड़े आदमियों के बारे में कहती है उसके बाद में वो पंडित जी की जो कथा है वो सुनाती है। बहुत करके तो मर्द ही औरतों को बिगाड़ते हैं, जब मर्द इधर उधर ताक झांक करेगा तो औरत भी आंख लड़ाएगी। मर्द का हरजाईपन औरत को उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। कथन किसने किससे कहा? झुनिया ने सोना से, सोना ने मथुरा से, सिलिया ने सोना से, झुनिया ने गोबर से। बताइए। बहुत करके तो मर्द ही औरतों को बिगाड़ते हैं, जब मर्द इधर उधर ताक झांक करेगा तो औरत भी आंख लड़ाएगी। तो ये जो दोस्तों कथन है वो ही कहती है कौन? झुनिया कहती है गोबर से। मर्द का हरजाईपन, देखिए थोड़ी बहुत टाइपिंग में दोस्तों मिस्टेक हो सकती है क्योंकि बहुत ही कम समय मिल पाता है। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। अभी देखिए आप झूठ मानेंगे, 3/11 पर यानी कि सुबह के 3:11 AM पर मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपके लिए और मेहनत करके और अच्छा कंटेंट आपको मुफ्त में आपको मैं उपलब्ध करवा पाऊँगा। कोई राशि नहीं ली जा रही है। और ये आपको, ये जो मैं करवा रहा हूँ वो आपको 15-20 हज़ार फीस देने पर कोचिंग में वो भी नहीं मिलेगा। कितनी भी गाइड आप खरीद लेना, ये जो मैटर है आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो ये मैं स्वयं मेहनत कर करके एक एक चीज़ को टाइप करके आपके लिए करवा रहा हूँ। तो आपका थोड़ा सा दायित्व, ये फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी ये बढ़ जाती है कि आप मुझको लगातार क्या करते रहें, चार्ज करते रहें। तो चलिए आगे चलते हैं। सिलिया के बेटे का नाम क्या था? मुन्नू, मंगल, रामू, मटरू। सिलिया के बेटे का नाम क्या था? तो सिलिया का बेटा का नाम क्या था दोस्तों? सिलिया के बेटे का नाम था रामू। रामू है, रामू क्या है, थोड़ा सा तोतली वाणी बोलता था। और तोतली वाणी बोलता था तो वो सबको हंसाता रहता था। कभी बंदर की निकालनी है, कभी कुत्ता की आवाज़ निकालनी है तो उसकी नकल करके निकालता था, आवाज़ करके निकालता था। और अपना नाम है, अपने माता पिता का नाम है वो बताता था। ठीक है, आगे चलते हैं। रामू दाता दीन से अपना क्या नाता बतलाता था? मामा का, फूफा का, साले का, दोस्त का। बताइए। तो यदि आपने मेरे साथ में उपन्यास पढ़ा है तो आपके लिए ये प्रश्नोत्तरी है बहुत ही आसान हो जाएगी। एक आध कोई क्वेश्चन आपका गलत हो तो हो। तो रामू दाता दीन से अपना क्या नाता बतलाता था दोस्तों? तो ये बतलाता था किसका? साले का बतलाता था। रामू तोतला था तो सभी लोग उससे मजाक करते थे, और हम भी आजकल क्या है, हर समय जो तोतला बच्चा होता है उससे मजाक करते ही हैं बड़े। तो वो कहता तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता था लामू। तुम्हारी माता का नाम क्या है? कि छलिया। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? माता दीन। और दाता दीन कौन है? कि वो हमारा छाला है। तो साले का नाता है वो रामू। अब प्रेमचंद जी कहते हैं कि पता नहीं कि कौन था जिसने दाता दीन से ये रिश्ता उसका बता दिया था। तो साले का नाता है वो बतलाता था रामू सबको। चीथड़े की गुड़िया ने उसे माता बनना सिखाया था। वह मातृभावना जीता जागता बालक पाकर अब गुड़ियों से संतुष्ट ना हो सकती थी। लेखक का यह कथन किस पात्र के बारे में है? झुनिया, चूहिया, रूपा, सिलिया।
तो देखिए, चीथड़े की गुड़िया ने उसे माता बनना सिखाया था। तो ये कथन है रूपा के बारे में है कि रूपा है वो क्या करती थी, जो सिलिया का बच्चा था रामू था, उसको क्या करती थी, नहलाती तो क्या उबटन लगाती थी, काजल लगाती थी, खिलाती थी, प्यार करती थी। धनिया उसको काफ़ी फटकारती भी थी कि भाई जाति का है, ये चमार का बच्चा है, तो इसको तू क्यों हाथ लगाती है। लेकिन चीथड़े की गुड़िया ने उसे माता बनना सिखाया था। वह मातृभावना जीता जागता बालक पाकर अब गुड़ियों से संतुष्ट ना हो सकती थी। लेकिन रूपा है वो मानती नहीं थी। एक तरह से इस प्रायश्चित ने उसे सचमुच पवित्र कर दिया था। हवन के अग्नि कुंड में उसकी मानवता निखर गई और हवन की ज्वाला के प्रकाश में उसने धर्म स्तंभों को अच्छी तरह परख लिया। लेखक का यह वक्तव्य किस पात्र से संबंधित है? तो बताइए, हीरा, माता दीन, गोबर, होरी। तो ये जो है दोस्तों किसके बारे में है? माता दीन के बारे में है कि काशी के पंडितों ने हवन यज्ञ करके दान दक्षिणा लेकर के माता दीन को फिर से ब्राह्मण सिद्ध कर दिया है। और प्रेमचंद जी फिर कहते हैं कि इस प्रायश्चित जो किया है माता दीन ने, वास्तव में सचमुच उसको पवित्र कर दिया है। अब उसको सिलिया के प्रति अपने द्वारा किए गए व्यवहार के प्रति क्या होता है? अफसोस होता है। पर्दा होता है हवा के लिए, आंधी में पर्दे उठा के रख दिए जाते हैं कि आंधी के साथ उड़ ना जाएं। प्रेमचंद के इस कथन से किस घटना का संकेत मिलता है? हीरा द्वारा गाय को जहर देना, सिलिया के बेटे रामू की मृत्यु, रूपा राम सेवक का विवाह, खन्ना के शक्कर मिल में आग लगना। पर्दा होता है हवा के लिए, आंधी में पर्दे उठा के रख दिए जाते हैं कि आंधी के साथ में उड़ना चाहें। तो इस घटना से दोस्तों घटना हमें याद आती है किसकी? रामू की मृत्यु की। कि प्रेमचंद जी कहते हैं कि जिस दिन रामू की मृत्यु हुई थी उस दिन क्या हुआ कि माता दीन ने अपने सारे बंधनों को तोड़ दिया और अपने गोद में लेकर के क्या कर दिया उनको, रामू को वो स्वयं क्या कर ले गया था, चिता तक ले गया था। कि पर्दा होता है हवा के लिए, कि हवा के लिए क्या होता है? पर्दा होता है। यदि आंधी आएगी तो क्या होगा? पर्दा ही उड़ जाएगा। तो ऐसे ब्राह्मणत्व का पर्दा लगा करके वो रखना नहीं चाहता था। उस समय वो पर्दा क्या हो गया? उड़ गया मृत्यु पर। तो ये इस घटना का संकेत पता चलता है। खाली स्थान, परीक्षक से परीक्षार्थी हो गए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। कौन हो गए हैं? ओंकारनाथ, डॉक्टर मेहता, मिस्टर खन्ना, मिर्जा खुर्शीद। तो दोस्तों डॉक्टर मेहता है वो क्या हो गए हैं? परीक्षक से परीक्षार्थी हो गए हैं। और किस संदर्भ में कहा है कि पहले तो मालती उनके पीछे रहती थी, लेकिन अब उनकी मालती के अंदर की जो इंसानियत है, मनुष्यता है, श्रद्धा भाव मेहता का ज़्यादा बढ़ गया है मालती के प्रति। और पहले वो मालती की बात बात में परीक्षा लिया करते थे, लेकिन नदी तट वाली घटना के बाद में अब मालती है उनकी तरफ उसका मोह भंग हो चुका है, उनसे वो कम ध्यान देती है। तो अब वो स्वयं ही क्या है, ऐसा लग रहा है कि वो स्वयं ही परीक्षा देने वाले बन गए हैं। तो ये हो गया डॉक्टर मेहता। गृह प्रबंध में तो वह कभी बहुत कुशल ना थे। किसकी विशेषता की तरफ संकेत है? राम सेवक, राय साहब, मिस्टर मेहता, मिर्जा खुर्शीद। तो गृह प्रबंध में कौन कुशल ना थे दोस्तों? मिस्टर मेहता नहीं थे। आगे चलते हैं। मनुष्य जाति को इस प्रथा ने जितना आलसी और मुफ्तखोर बनाया है और उसके आत्मगौरव का जैसा आघात किया है, उतना अन्याय ने भी ना किया होगा। बल्कि मेरे ख्याल में अन्याय ने मनुष्य जाति में विद्रोह की भावना उत्पन्न करके समाज का बड़ा उपकार किया है। मालती का यह कथन किस प्रथा के संबंध में है? जाति प्रथा, सती प्रथा, दास प्रथा, दान प्रथा। मनुष्य जाति को इस प्रथा ने जितना आलसी और मुफ्तखोर बनाया है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका दान प्रथा। मेहता जी क्या है? मालती मेहता के रुपयों का प्रबंधन करती है और उसको पता चलता है कि मेहता जी की सारी आय तो बहुत ज़्यादा आय तो किस में उड़ जाती है? गुप्त दान में उड़ जाती है।
बहुत सारे बच्चे हैं वो उनसे वजीफा पाते थे, कई सारी विधवाओं के घर उनसे चलते थे। तो वो कहती है कि भाई तुम इस प्रकार का दान क्यों देते हो, मनुष्य जाति को इस प्रथा ने क्या किया है। मालती कहती है कि इस प्रथा ने क्या बना दिया है, आलसी और मुफ्तखोर बना दिया है। आज भी हम अपने इंडिया में देखते हैं या राजस्थान में या कहीं भी किसी राज्य में देखते हैं, राशन मिल रहा होता है, हराम की आप कह दो लोगों से कि भाई मुफ्त में चीज़ मिल रही है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन वैसे कोई काम की चीज़ होगी, कोई काम करवाना होगा, स्कूलों में भी देखो कि भाई आधार का कनेक्शन करवा, कुछ भी आप यदि काम की कहेंगे तो कोई ध्यान नहीं धरेगा। लेकिन यदि कुछ मिल रहा है, चाहे वो 50-100 रुपये का ही हो, तो लोग वह क्या करेंगे, एकदम भीड़ की तरह भागेंगे। तो यह है दान प्रथा के बारे में। वणित नहीं है दोस्तों, वणिक बुद्धि को कौन आवश्यक बुराई समझते थे। राय साहब, मेहता, मिर्जा खुर्शीद, रुद्रपाल। ये वणिक है, वणिक कि बढ़िया बुद्धि को कौन बुराई समझते थे। वणिक बुद्धि को कौन आवश्यक बुराई समझते थे। राय साहब, मेहता, मिर्जा खुर्शीद, रुद्रपाल। तो ये समझते थे कौन, मेहता। मालती क्या करती है, उनके रुपयों का प्रबंधन कर देती है और अगले महीने उन्हें क्या है कि भाई क्या करती है, वो 300 रुपये का बचत करके दिखाती है। तो मेहता जी को क्या है, थोड़ी सी उन पर क्या है, श्रद्धा भाव कम हो जाता है, क्योंकि वो समझते थे कि भाई नारी में सेवा, त्याग जैसी, दान और त्याग जैसी क्या है आवश्यक अच्छाइयाँ हैं वो होनी चाहिए। वणिक बुद्धि को वो आवश्यक बुराई समझते थे। प्रेम जैसी निर्मम वस्तु खालिस्तान पूरा विश्वास चाहती है। ये खालिस्तान नहीं है दोस्तों, पूरा स्वाधीनता चाहती है, पूरी जिम्मेदारी चाहती है। वह कोई दीवार नहीं है जिस पर ऊपर से ईंटें रखी जाती हैं, उसमें तो प्राण है, फैलने की असीम शक्ति है। कथन किसका है, मेहता का, मालती का, लेखक का, राय साहब का, बताइए। प्रेम जैसी निर्मम वस्तु पूरा विश्वास चाहती है, पूरी स्वाधीनता चाहती है, पूरी जिम्मेदारी चाहती है, वह कोई दीवार नहीं है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, लेखक का ये कथन है। लेखक का कथन हो जाएगा, प्रेमचंद जी का कथन है प्रेम के बारे में। मालती के यहाँ पर गोबर की मजदूरी क्या थी। देखिए इस संबंध में यहाँ पर क्या कहते हैं प्रेमचंद जी, पूरा मैं आपको वक्तव्य है वो बताता हूँ कि जब मालती क्या है उनका पैसों का प्रबंध करती है तो उन्हें एहसास हो जाता है कि ये तो भाई संसार में क्या है, खुली स्वच्छंदता में घूमने वाला जीव है, और यदि प्रेम करो तो क्या है उसको बांध करके रखा नहीं जा सकता। मेहता जी अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले हैं और इनसे यदि शादी वगैरह बंधन में डाला तो इनका जो रूप है वो नहीं रह जाएगा। तो वो चाहते हैं कि भाई कि उसे प्रकाश की जो यह जो मोह है वो ही क्या है, विनाश की जड़ है। प्रेम जैसी निर्मम वस्तु भैंसे बांध करके नहीं रखी जा सकती। वो तो क्या चाहती है, पूरा विश्वास चाहती है, पूरी स्वाधीनता चाहती है, पूरी जिम्मेदारी चाहती है। उसके पल्लवित होने की शक्ति उसके अंदर है, उसे प्रकाश और क्षेत्र मिलना चाहिए। वह कोई दीवार नहीं है जिस पर ऊपर से ईंट रखी जाती है, उसमें तो प्राण है, फैलने की असीम शक्ति है। तो ये पूरा वक्तव्य है। आगे चलते हैं। मालती के यहाँ पर गोबर की मजदूरी क्या थी। 12 रुपये महीना, 15 रुपये महीना, 10 रुपये महीना, 20 रुपये महीना। बताइए। तो मालती के यहाँ पर दोस्तों गोबर की मजदूरी थी 15 रुपये महीना। एक बार क्या है, मालती रात में किसी मरीज को देख करके आ रही होती है, तभी उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो चिंतित हो जाती है। तभी गोबर वहाँ से जा रहा होता है तो वो उसको धक्का दे करके गाड़ी को पेट्रोल पंप तक ले जाता है। तब मालती कहती है कि कोई काम करोगे क्या, तो वो कहता है हाँ। तो 15 रुपये महीना भाग में माली का काम है वो गोबर कर लेता है, क्योंकि उसने मिर्जा खुर्शीद के यहाँ पर भी यही काम किया था, अभ्यास था। झुनिया के बेटे मंगल को कौन सा रोग हो गया था। मलेरिया, हैजा, चेचक, निमोनिया।
तो झुनिया के बेटे मंगल को दोस्तों पहले तो ज्वर आता है और उसे अगले दिनों में क्या निकल आती है, चेचक निकल आती है। मालती उसका क्या करती है, बहुत ही सावधानी से इलाज करती है। सिलिया का बेटा रामू किस कारण मरा, छत से गिरने पर, मलेरिया होने पर, निमोनिया होने से, नज़र लग जाने से। तो सिलिया का बेटा रामू है, एक बार क्या है, सिलिया बाजार चली जाती है, उस दिन ओले पड़ते हैं। वो उनको क्या समझता है कि भाई उनको बीनने के लिए चला जाता है और उसको बुखार आ जाता है और उसको अगले दिन निमोनिया हो जाता है और अगले दिन मृत्यु हो जाती है। तो निमोनिया हो जाने से रामू की मृत्यु हो गई थी। मेरी मूछें मुझे प्राणों से प्रिय हैं, किसका कथन है, मेहता, गोबर, राय साहब, दिग्विजय सिंह। तो ये जो कथन हो जाएगा, मेरी मूछें मुझे प्राणों से प्रिय हैं, ये हो जाएगा दोस्तों मेहता जी का। उसके अंग अंग से मातापन फूट पड़ता था, मानो यही उसका यथार्थ रूप हो। यह हाव भाव, यह शौक श्रृंगार उसके मातापन के आवरण मात्र हों, जिसमें उस विभूति की रक्षा होती रहे। वक्तव्य किस पात्र के बारे में है, मालती, झुनिया, चूहिया, धनिया। तो ये जो है वक्तव्य दोस्तों मालती के बारे में है। जब वो मंगल की देखरेख करती है, उसका इलाज करती है, उसका लालन पालन करती है एक तरह से, तो ये वक्तव्य उसके बारे में कहते हैं कि भाई इस तरह से क्या है, उसके आवरण के अंदर जो वो क्या है, पहले प्रेमचंद जी कहते हैं कि वो तो बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी है। तो उसके आवरण के अंदर एक इस प्रकार का कोमल हृदय माता का उसका छिपा हुआ था। मालती के बारे में आगे है, अब वह प्रेम की वस्तु नहीं, श्रद्धा की वस्तु थी, अब वह दुर्लभ हो गई और दुर्लभता मनस्वी आत्माओं के लिए, मनस्वी आत्माओं के लिए उद्योग का मंत्र है। किसके बारे में कहा जा रहा है, मालती, झुनिया, गोविंदी, सरोज। बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, मेहता जी जागते हैं और वो देखते हैं कि मालती बच्चे को रात के 1, 1:30, 2 बजे बच्चे को चिमटाए हुए बैठी है सीने से और उसको चुप करवाने की चेष्टा है वो कर रही है। तब उनके लिए क्या हो जाता है, उससे बड़ी श्रद्धा हो जाती है और वो कहते हैं कि भाई अब वो क्या है, मालती वो क्या है, प्रेम की वस्तु नहीं थी, वो तो श्रद्धा करने लायक वस्तु थी। और जो दुर्लभ हो गई थी और जो दुर्लभता है वो ही क्या है, महान लोगों क्या करती है, उद्योग करवाने के लिए प्रेरित करती है। तो मालती के बारे में कहा जा रहा है, जब तक ममत्व नहीं है, अपनत्व नहीं है, तब तक जीवन का मोह नहीं है, स्वार्थ का जोर नहीं है। जिस दिन मन मोह में आसक्त हुआ, हम बंधन में पड़े, उस क्षण हमारा मानवता का क्षेत्र सिकुड़ जाएगा, हमारी सारी शक्ति उन्हीं को पूरा करने में लगेगी। किसका किससे कथन है, मेहता का मालती से, मालती का मेहता से, मेहता का खन्ना से, मालती का खन्ना से। तो बताइए किसका नहीं है दोस्तों, किसका किससे कथन है, तो ये कथन है मालती का मेहता से कथन है। शादी वाली बात पर विचार कर रहे हैं तो मालती कहती है कि भाई जब तक हम किसी से अपना मोह नहीं जोड़ते हैं, तब तक हमें ना अपनी चिंता होती है ना दूसरे की चिंता होती है। जब हमारा किसी से मोह लग जाता है, तब हम क्या है, मान लीजिए क्या है, जैसे शादी से पहले लड़कियां हैं या जो आदमी है अब सबके बच्चों से प्रेम करता है, लेकिन अपने बच्चे हो जाने के बाद में वो मानवता का जो क्षेत्र है, जो सब बच्चों को प्रेम करना चाहिए था, वो अपने बच्चों के प्रति उनका ज़्यादा हो जाता है, तो मानवता का क्षेत्र है वो सिकुड़ जाता है। तो ये कह रहे हैं साहब, मालती कह रही है किससे, मेहता से। आगे है, नगर की वेश्याओं की नाटक मंडली कौन बनाता है, राय साहब, मेहता, ओंकारनाथ, मिर्जा, खुर्शीद। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ी बहुत मैं आपको बताता चल रहा हूँ। राय साहब, मेहता, ओंकारनाथ, मिर्जा, खुर्शीद। लगभग 2 घंटे आपके इन 50 क्वेश्चनों को करने में और 1 घंटा आपको इसमें लग जाता है। 3 घंटे में एक जाकर क्लास बनती है दोस्तों। नगर की वेश्याओं की नाटक मंडली बनाते हैं कौन, मिर्जा, खुर्शीद बनाते हैं। आगे चलते हैं, जब तक नदी बाढ़ पर थी उसके गंदले तेज फैनिल प्रवाह में प्रकाश की किरणें बिखर रह जाती थी। अब प्रवाह स्थिर और शांत हो गया था
और रश्मियाँ उसकी तह तक पहुँच रही थीं। प्रेमचंद ने उक्त वक्तव्य किस पात्र के संदर्भ में प्रयुक्त किया है? मेहता, राय साहब, खन्ना, मिर्जा खुर्शीद। बताइए। जब तक नदी बाढ़ पर थी उसके गदले तेज फेनल प्रवाह में प्रकाश की किरणें बिखर कर रह जाती थीं। तो ये जो वक्तव्य है दोस्तों, वो मिर्ज़ा खुर्शीद के संदर्भ में प्रयुक्त किया है। मिर्ज़ा खुर्शीद को नई नई चीज़ों की सनक रहती थी और उनको सूझती है कि भाई शहर की वेश्याओं की क्या बनाई जाए, नाटक मंडली बनाई जाए, जिसमें उनको क्या है, एक तो रोजी रोटी मिलेगी और अपनी कला का अभिव्यक्ति का प्रदर्शन मिलेगा। क्योंकि उनका मानना था कि जब तक रोजी रोटी का ही सवाल है, एक तो स्त्रियों को क्या है, उचित सम्मान घर में नहीं मिलता है और उनका क्या है, रोजी रोटी का आर्थिक उनकी मदद नहीं हो पाती, इसलिए वो वेश्या बनने के लिए आती हैं। लेकिन यदि नाटक मंडली में नाटक करेंगी तो आय भी होगी और उनको सम्मान भी मिलेगा। तो ये मिर्ज़ा खुर्शीद है और वो अपने जीवन की एक स्मृति को सोच रहे हैं कि जब वो एक कैंप में पड़े हुए थे और एक बाला ने उनकी सेवा की थी, तो वो चाहते थे कि भाई उससे श्रद्धा थी लेकिन प्रेम नहीं था। अपने जीवन की अय्याशियों में उसको वो भूल गए थे। अब वो सोच रहे हैं कि काश मैं उससे विवाह कर लेता तो कितना अच्छा होता। उस संदर्भ में उस जगह ये वाक्य कहा है कि जब आदमी ऊहा पोह में होता है, ज़िंदगी की भाग दौड़ में होता है, तब वो अपने अतीत पर या किसी एक घटना पर उस तरह से विचार नहीं कर पाता है। आज मिर्जा जी शांत हैं तो क्या है, उन्हें नीचे का जो तला है, अपने अतीत का वो क्षण, वो बाला है, वो उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो आगे चलते हैं। 96वां क्वेश्चन है दोस्तों, रोजी के लिए और भी बहुत जरिए हैं मगर ऐश की भूख रोटियों से नहीं जाती, उसके लिए दुनिया के अच्छे अच्छे पदार्थ होने चाहिए। कथन किसने किससे कहा? मेहता ने राय साहब से, राय साहब ने खन्ना से, मेहता ने मिर्ज़ा खुर्शीद से, मिर्ज़ा खुर्शीद ने राय साहब से। रोजी के लिए और भी जरिए हैं मगर ऐश की भूख रोटियों से नहीं जाती, ये दोस्तों मेहता का कथन है मिर्ज़ा खुर्शीद से। दोनों विद्वानों के विचार हमें संदर्भ में जानने को मिलते हैं। मिर्ज़ा खुर्शीद का विचार है कि भाई औरतों को आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, वो पैसे की तंगी रहती है और उनको परिवार में उचित सम्मान नहीं मिल पाता है, रोजी का जरिया है इसलिए वो इस तरफ आती हैं। मेहता कहते हैं कि नहीं, भोग विलास के लिए, ऐश की जो भूख होती है उसके लिए आदमी आता है, रोजी के तो बहुत सारे जरिए होते हैं, कुछ भी काम किया जा सकता है। तो मेहता मिर्ज़ा खुर्शीद से ये कहते हैं। हर एक कौम में एक ऐसी चीज़ होती है जिसे उसकी आत्मा कहते हैं, अस्मत् सतीत्व हिंदुस्तानी तहजीब की आत्मा है, किसका कथन है? राय साहब, मिस्टर मेहता, मिर्ज़ा खुर्शीद, मालती। हर एक कौम में एक ऐसी चीज़ होती है जिसे उसकी आत्मा कहते हैं, अस्मत् सतीत्व हिंदुस्तानी तहजीब की आत्मा है, किसका कथन है? तो ये जो कथन हो जाएगा दोस्तों मिर्ज़ा खुर्शीद का हो जाएगा। आगे चलते हैं। बिजली कैसा पत्र था? दैनिक, पाक्षिक, साप्ताहिक, मासिक? तो बिजली है वो आपका कैसा पत्र था? दैनिक पत्र था और जिसके संपादक थे कौन दोस्तों? मिस्टर ओंकारनाथ। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। मिस्टर ओंकारनाथ हैं, वो उसके संपादक थे दैनिक बिजली पत्र के। खद्दर का धोता कुर्ता वगैरह है वो पहनते थे। बीमा कंपनी में दलाली करते हैं, बैंकों से कर्ज दिलाने में वकालत से कहीं ज़्यादा कमाई करते हैं। पंक्ति के अनुसार किस पात्र के बारे में पता चलता है? खन्ना, तनखा, राय साहब, ओंकारनाथ? बताइए। बीमा कंपनी में दलाल कौन थे दोस्तों? तो ये थे आपके तनखा जी। बैंकों से कर्ज दिलाने में वकालत से कहीं ज़्यादा कमाई करते हैं। मिस्टर मेहता किस विषय के प्रोफेसर थे? हिंदी, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र? तो आप सबको आता होगा। तो मिस्टर मेहता है वो आपके फिलॉसफी के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो ये रहे हमारे दोस्तों 100 प्रश्न। पहले 50 प्रश्न की अलग वीडियो है, आप उसको जाकर के ज़रूर देखिएगा। इसको देखिए। अगली वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाली है। तब तक आरपीएससी सेकंड ग्रेड की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी मैंने बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी प्रश्नोत्तर ये वो करवा रखी है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भी मैंने बहुत सारी चीज़ें करवा रखी हैं। जितनी रचनाएं आपके लगी हुई हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। यदि कोई रचना नहीं है, आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।